Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be covering four major articles. In the first article हम बात करेंगे वन हेल्थ अप्रोच की. सेकेंड आर्टिकल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक एंड वेस्ट एशिया के बीच में एक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम एंड लास्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ कैग्स रिपोर्ट ऑन डिग्रेडिंग लेक्स इन जम्मू कश्मीर. तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको यह समझना होगा, इस बार टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस इस मोटो के साथ वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट किया गया. सेलिब्रेशन के टाइम पे आपकी वन हेल्थ समिट जो कि फ्रांस में हेल्थ की गई, यहां पे पोस्ट कोविड आगे हमारी कैसे अप्रोच होनी चाहिए उसके ऊपर फोकस किया गया. द थिंग इज, वन हेल्थ का मतलब है कि आप इंटीग्रेटेड एक यूनिफाइड अप्रोच लेंगे जहां पर लोगों की हेल्थ, जानवरों की हेल्थ एंड इवन एनवायरनमेंट को आप एक साथ लेके चलेंगे ताकि एक सस्टेनेबल बैलेंस क्रिएट किया जा सके ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, प्लांट्स एंड इकोसिस्टम के बीच में. इसमें 4 सीज के ऊपर हमारा फोकस है. वन इज कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डाटा शेयरिंग विद ऑल द कंसर्न पार्टी और स्टेक होल्डर्स, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड द पार्टी कंसर्न, यानी एक्टिविटीज में अलाइनमेंट, पॉलिसी में अलाइनमेंट एट लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे. कोलैबोरेशन, चाहे आप यहाँ पे अपने डोमेस्टिकली बात करें, इंटरनेशनली बात करें, रिसर्च के अंदर वो भी फोकस रहेगा. एंड लास्ट वन इज कैपेसिटी बिल्डिंग. तो इफ वी टॉक अबाउट आज की डेट में जूनोटिक डिजीज जो एनिमल से ह्यूमंस को होती है वो स्प्रेड कर रही है, तो उनका भी कुछ कंसर्न है. तो ये कहते हैं कि भाई ये आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने. एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस, जहां पर आपके एंटीबायोटिक्स ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं रहे कुछ माइक्रोब्स के अगेंस्ट, ये भी आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. फूड सेफ्टी, जहां पे आपको फार्म टू फॉर्क अगर हम बात करें, यहां पे आपको डिजीज देखने को मिल रही है. ट्रॉपिकल निग्लेक्टेड वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये भी एक मेजर कंसर्न है. एंड प्लस इन्वायरमेंटल हेल्थ जैसे पोल्यूशन, एयर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इसके साथ साथ हेल्थ सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथनिंग करने के ऊपर फोकस किया जाएगा. तो हमारा अभी का जो फोकस है ये 6 प्रायोरिटी एरियाज है जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे. अब कहा जाता है कि भैया देखो, वन हेल्थ की अगर हम बात करें बहुत जरूरी है. जिस तरह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ये एंथ्रोपोजेनिक स्पिलओवर आपको देखने को मिल रहा है. जैसे एग्रीकल्चर में आपको इंटेंसिफिकेशन देखने को मिली है, इसकी वजह से फार्मिंग डेंसिटी तो इंक्रीज हो गई है, बट कहीं ना कहीं डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल के बीच में कॉन्टेक्ट इंक्रीज कर रहा है. अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड की वजह से और रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि डिजीज बहुत तेजी से स्प्रेड करती है. मोर ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो फ्रीक्वेंटली ट्रेवलिंग हो रही है उसकी वजह से भी आपको कुछ कंसर्न्स देखने को मिलते हैं. तो कहते हैं कि भाई इंस्टीट्यूशनल एक फ्रेमवर्क ऐसा आपको तैयार करना होगा जहां पे आप कोशिश कर सके क्रॉस डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बेटर हो, इक्विटी इन एक्सेस, पैथोजन का एक्सेस, बेनिफिट शेयरिंग का एक्सेस यहाँ पे आपको इंश्योर करना होगा. एंड कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जरूरत है ताकि वक्त रहते आप टाइमली एक्शन ले सके. तो इससे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन है जिसको आप देख सकते हैं. अब बात करते हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की. अभी तक की इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है वो रही है आपकी इंडो पैसिफिक माइनस वेस्ट एशिया. अगर हम बात करें, हम हमेशा ईस्ट एशिया पे ताइवान स्ट्रेट के ऊपर फोकस करते थे, बट वेस्ट एशिया की इंस्टेबिलिटी ने ये बात साफ कर दी है कि भाई अगर आप रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहते हो, इकोनॉमिक हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हो, तो इसके लिए वेस्टर्न मैरीटाइम बॉर्डर को भी आपको सिक्योर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक एक ऐसा एरिया है जहां पर आप इंडिया और पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कंबाइंड देखते हो. तो मतलब ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आप ऑस्ट्रेलियन, जो अफ्रीकन कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट, वहां से शुरू होकर अमेरिकन कोस्ट तक के जितनी भी कंट्रीज है इनको सबको देखते हो. तो कहते हैं कि भाई ये आपका जो जैसे साउथ ईस्ट एशिया है इसका हार्ट है, बट ओवरऑल इसमें बहुत बड़ी पॉपुलस एंड पावरफुल कंट्रीज देखने को मिलती है जैसे इंडिया, चाइना, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया. तो यहाँ पे ज्यादातर मलक्का स्टेट से ट्रेड होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है यहाँ पे. अब कहा जा रहा है कि भी देखो, अगर आप एनर्जी इनसिक्योरिटी की बात करें तो 80% ऑयल, एलएनजी वो आपका स्टेट ऑफ हार्मोज से निकलता है, स्टेट आपका एशिया और पैसिफिक का, जिसकी वजह से अभी आपको इकोनॉमीज में क्रिपल इफेक्ट देखने को मिल रहा है.
मरीन टाइम शिपिंग भी टोटली डिसरप्टेड है बिकॉज इंश्योरेंस के प्रीमियम इंक्रीज हो चुके हैं और इसका असर ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमीज में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है एंड कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में स्टैग्फ्लेशन जैसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर इकोनॉमी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगी एंड इन्फ्लेशन बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। एंड कई कहा भी ये रहे हैं कि भाई जो ईस्टर्न एशिया के अंदर जो मिसाइल सिस्टम थाड़ा वगैरह अमेरिका ने लगा रहा था वो कहीं ना कहीं अब वेस्ट एशिया की तरफ मूव कर दिए, तो इससे जो डिटरेंस पोस्चर पैसिफिक में था वो भी कुछ हद तक आपका डिल्यूट हुआ है। तो कहते हैं इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है। तो देखो पहली बात तो इंटरडिपेंडेंस पैसिफिक के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि भाई ईस्ट साइड पे और वेस्ट साइड में एक दूसरे से लिंक्ड है, अलग नहीं है। ईस्ट को अगर डेवलपमेंट चाहिए तो फ्यूल उसका वेस्ट से ही आएगा। तो यहाँ पे आपका इंडिया सागर विजन के साथ अपना आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव हम लेके आए जहां पर मेन टाइम कोऑपरेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है हम इंडियन ओशन रीजन में, जैसे मालदीव, सेचल्स, इनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो हमें एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा फोकस करना होगा, क्वाड जैसी ग्रुपिंग को हमें प्रमोट करना होगा ताकि कॉपरेशन और बूस्ट कर सके एंड अपना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भी और बढ़ाना होगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम द साइंस एंड टेक। कल्पक्कम कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। देखो भाभा एटॉमिक यानी डॉक्टर होमी जा भाभा जे बाबा, अगर हम बात करें कि इन्होंने भारतीय न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को 3 स्टेजेस में डिवाइड करने की सोची थी। पहला आपका प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, दूसरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड तीसरा थोरियम। तो इसमें पहले वाले केस में क्या होता है, जो आपका पहला रिएक्टर है उसमें हम यूरेनियम 235 को यूज करते हैं, इसकी इनरिचमेंट करते हैं 2 से 5% के बीच में एंड इसको बम्बार्ड करते हैं एक न्यूट्रॉन से। अब जैसे ये बम्बार्ड होता है तो इससे प्लूटोनियम 239 क्रिएट होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट और प्लस एनर्जी यहां से निकली, तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को हम सेकेंड स्टेज यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज करते हैं। अब इसे फास्ट ब्रीडर क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये आपका यूरेनियम 233 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बिल्ड करता है, जो कि आगे चलकर आपके थोरियम के साथ आप यूज कर सकते हो एज अ आपके थोरियम बेस्ड हैवी वाटर रिएक्टर के लिए। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन के लिए ये फ्यूल का काम करता है। तो फास्ट ब्रीडर इसलिए कहा जाता है बिकॉज जितना ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा ये फिशर मटेरियल क्रिएट करता है थर्ड स्टेज के लिए। इस वजह से इसे फास्ट ब्रीडर कहा जाता है। तो इंडिया के अंदर ये 3 स्टेजेस की बात की गई थी। अभी हमने सेकेंड स्टेज का 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ऑपरेशनलाइज करा, क्रिटिकल लेवल तक अचीव कर ले कलपक्कम के अंदर। तो कहा जा रहा है कि भाई ये एक इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी के लिए सेल्फ सफिशिएंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अब इसमें खास बात क्या है कि सोडियम को एज अ कूलेंट के तौर पे यूज किया जाता है। ये 880 डिग्री सेल्सियस तक आप बर्न कर सकते हो, हीट कर सकते हो, लिक्विड स्टेट में रहता है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, पानी के अंदर आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है बिकॉज पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न हो जाता है, लाइक आपका बॉयल हो जाता है। तो यहां पर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आती, 800 डिग्री सेल्सियस तक आप बर्न कर सकते हो, बॉयल कर सकते हो उसे एंड यहां पे वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। और इससे बेनिफिट ये है कि आप ज्यादा हीट जनरेट कर पाओगे, जिससे ज्यादा आप लाइक ये कह सकते हो कि स्टीम प्रोड्यूस करोगे, जिससे ज्यादा आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि अगर सोडियम पानी के साथ कनेक्शन में आ गया तो एक्सप्लोजन हो जाएगा एंड एयर के साथ आ गया तो आग लग जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लोजन और आग से बचाना है इसे। तो उसके लिए आपको एक कहीं ना कहीं एक लीक प्रूफ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको चाहिए होगी। तो ये चीज आपको देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आप याद रखना कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी का एक चैलेंज आपको देखने को मिलता है सोडियम को लेके। सेफ्टी कंसर्न है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने इस 3 स्टेज प्रोग्राम को बंद कर दिया, बट इंडिया स्टिल भवानी के थ्रू, भारतीय नभिकीय विद्युत निगम के थ्रू इसको अभी भी इंप्लीमेंट कर रहा है। तो कमर्शियल स्केल पे हम लेके जा पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, बाकी आगे की बात रहेगी। एंड इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव। तो ये आपके प्री और मेंस के क्वेश्चन है। आइए अब बात करते हैं कैग की रिपोर्ट की। ऑल्दो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, कैग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो अभी क्या हुआ है कि कैग की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आपकी जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सारी लेक डिस्ट्रॉय हो रही है। अब इनको वापस से रिवैम्प करने के लिए जैसे अमृत 2.0,
मिशन अमृत सरोवर या जल शक्ति मिशन को हमने स्टार्ट किया, बट इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा, बिकॉज 74% जो लेक है आपकी वैनिश हो चुकी है, ऐसा कैग का कहना है। कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे आप गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहते हैं, एंड इसके साथ साथ ये पब्लिक मनी किस एरिया में कितनी स्पेंड की गई है उसके लिए कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर की आंखों में एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाती है। तो अभी के संजय मूर्ति जी इसके लाइक हेड कर रहे हैं इसको। तो आर्टिकल 148 के अंडर यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। 6 साल तक का टेन्योर रहता है या 65 साल की उम्र। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जैसे रिमूव किया जाता है वैसे ही इनका रिमूवल प्रोसेस रहता है, एंड यहाँ पर एक बार अपॉइंटमेंट के बाद दोबारा से अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अब इनकी ड्यूटीज और पावर क्या रहती है इसमें, जैसे आर्टिकल 279 के अंडर ये नेट प्रोसीड की सर्टिफाइड करते, मतलब आप अगर टैक्स लेना है तो क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, उस चीज को ये डिसाइड करते। एंड इन एडिशन टू दिस ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को फॉर यूनियन एंड गवर्नर को फॉर स्टेट। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे देखनी थी। तो बाकी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।